तो हिंदी साहित्य टॉपिक चल रहा था हमारा, और हिंदी साहित्य में सबसे पहले जो हमने पढ़ा था वो था हिंदी साहित्य का इतिहास। इसके बाद हम हिंदी साहित्य का काल विभाजन पढ़ रहे थे, और आपको अच्छे से पता है कि हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन है वो आपका 4 भागों में किया जाता है, जिसमें से पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीनों ही भाग हम कंप्लीट कर चुके थे। इसके बाद हमारा जो चौथा भाग है, जिसे हम क्या कहते हैं, आधुनिक काल, या हम कहेंगे गद्य काल। इसके समय काल की बात की जाए तो इसका समय काल होता है 1850 से अब तक। ठीक, अब यदि अब तक की बात की जाए तो देखिए अब तक का मतलब होता है, यदि कि देखिए 1850 ईस्वी से लेकर अब तक का मतलब है, यानी कि अब इस समय हम आपको यहाँ पर पढ़ा रहे हैं तो इस समय तक की बात की जा रही है। ठीक, इसके बाद इसका सबसे पहला पॉइंट है, इसे हिंदी भाषा साहित्य का सर्वश्रेष्ठ युग कहा जाता है। यदि आपसे पूछा जाए कि हिंदी भाषा साहित्य का सर्वश्रेष्ठ युग किसे कहा जाता है, तब आप बताओगे आधुनिक काल को या गद्य काल को। ऐसा होता क्यों है, ऐसा होने का कारण क्या है? तो इसका देखिए सिंपल सा एक कारण होता है। इस काल में क्या हुआ था कि पद्य के साथ साथ गद्य का भी विकास हुआ था। और आपको अच्छे से पता है कि यहाँ पर ये आपका चौथा भेद है, जिसे हम कहते हैं आधुनिक काल। लेकिन इससे पहले के जो आपके 3 भेद थे, उसमें सबसे ज़्यादा क्या हुआ था कि उसमें सबसे ज़्यादा पद्य का ही विकास हुआ था। उसमें जो कुछ भी आपकी रचनाएं की जाती थी वो सब किस में की जाती थी, पद्य में की जाती थी। ठीक, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, पद्य का तो विकास हुआ ही और साथ ही साथ गद्य का भी विकास हुआ। लेकिन इस काल की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें जो सबसे ज़्यादा जो ध्यान दिया गया और जिसके विकास पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया गया वो था आपका गद्य। ठीक, इस बात को आपको याद रखना है, और यही एक कारण है, इस कारण से आधुनिक काल यानी कि गद्य काल को सर्वश्रेष्ठ युग माना जाता है, सर्वश्रेष्ठ युग माना जाता है हिंदी भाषा साहित्य का। ठीक, इसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट है, 1800 विक्रम संवत से उपरांत भारत में अनेक यूरोपीय जातियां व्यापार के लिए आईं, जिनके संपर्क से भारत में पाश्चात्य सभ्यता का, यहाँ पर का हो जाएगा, ठीक, यहाँ पर का हो जाएगा। ठीक, तो पाश्चात्य सभ्यता का प्रभाव पड़ना प्रारंभ हो गया। अब हुआ क्या, जब यहाँ पर अपने देश में कोई अन्य देश के लोग आए, तब उन लोगों के संपर्क में जब हम आए तो उनकी जो बोली भाषा जो थी वो भी हमारे संपर्क में आई, तो उनकी बोली भाषा भी हमारी भाषा के साथ ऐड हो गई। तो वहाँ पर क्या हुआ, उसका प्रभाव क्या हुआ, हमारे सभ्यता पर पड़ा। ठीक, इसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय राजाओं की आपसी फूट का लाभ उठाकर विदेशियों ने भारत में अपने पैर जमा लिए, जिसके परिणाम स्वरूप भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना हुई। ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना होने का मुख्य कारण जो था वो हमारे भारतीय देश के जो राजा थे, भारत देश के जो राजा थे उनकी आपसी फूट थी। सबसे पहली बात तो यही थी कि भारत देश के जो राजा थे उनमें आपस में सहयोग की भावना नहीं थी, उनमें आपसी फूट थी। वे एक दूसरे से हमेशा ही लड़ते रहते थे। हमेशा ही हर राजा यही चाहता था कि मैं पूरे भारत देश पर राज्य करूं। तो ऐसा होने के कारण यहाँ पर क्या हुआ, उन सभी राजाओं में क्या था कि आपसी फूट थी, जिसका क्या हुआ कि विदेशियों ने फ़ायदा उठाया, और विदेशियों का फ़ायदा उठाने के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, यहाँ पर ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना हो गई। ठीक, तो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अंग्रेजों ने भारत में शासन कार्य को सुचारू रूप से चलाने और धर्म प्रचार के लिए जनसाधारण की भाषा का प्रयोग किया। देखिए, जनसाधारण की भाषा जो होगी वो क्या होगी, यानी कि जो लोग जो हैं उनके लिए जो साधारण भाषा है, जो उनके प्रयोग के लिए काफ़ी आसान होगी, जिसमें आपकी किताबें छपवाई जाएं या मैगजीन छपवाई जाएं या कुछ भी इस प्रकार के अखबार वगैरह छपवाए जाएं, उन्हें छपवाना आसान होगा, वही कहलाती है आपकी जनसाधारण की भाषा। ठीक, जनसाधारण की भाषा का प्रयोग किया, इसके लिए गद्य अधिक उपयुक्त रहा। इस कारण आधुनिक युग की मुख्य विशेषता गद्य की प्रधानता है। ठीक, तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इस काल में
स्वामी दयानंद ने आर्य समाज के ग्रंथों की रचना हिंदी गद्य, आप याद रखिएगा, इससे पहले जो समय काल था उसमें आपका पद्य चलता था, लेकिन जब आर्य समाज स्वामी दयानंद जी लेकर आए तो उस समय पद्य के स्थान पर गद्य का प्रयोग किया गया। ये चीज़ आपको याद रखनी है। और इनके जो सारे ग्रंथ जो हैं वो आपके गद्य में हैं सारे, एक कुछ भी उसमें पद्य में नहीं है। ठीक की और अंग्रेजी मिशनरियों ने भी, देखिए स्वामी दयानंद जो थे उन्होंने अपने ग्रंथ जो थे वो तो हिंदी गद्य में लिखे ही थे, साथ ही साथ अंग्रेज मिशनरी जो थे, अंग्रेजों ने जब स्टार्ट कर दिया था यहाँ पर शासन करना, तब यहाँ पर अंग्रेज मिशनरियों ने भी अपनी प्रचार पुस्तकें हिंदी पद्य में ही छपवाई। उन्होंने अंग्रेजी में ना छपवा कर उन्होंने किस में छपवाई, देखिए ना तो उन्होंने अंग्रेजी में छपवाई ना ही उन्होंने पद्य में छपवाई, उन्होंने किस में छपवाई, गद्य में छपवाई। ठीक क्यों? क्योंकि यहाँ पर गद्य का विकास करना था। जनसाधारण की जो भाषा थी वो सबसे ज़्यादा उपयुक्त क्या थी, गद्य के विकास के लिए। ठीक तो यहाँ पर छपवाई, इस प्रकार हिंदी गद्य का समुचित विकास हुआ। ठीक हिंदी गद्य का समुचित विकास होने का कारण मुख्य सबसे पहले यही था। ठीक इसके बाद इस काल में राष्ट्रीय भावना के विकास के लिए श्रृंगारी ब्रजभाषा, देखिए सबसे पहले, इससे पहले जो चलती थी वो श्रृंगार, देखिए रस की प्रधानता सबसे ज़्यादा रही है। इसके पहले के जो काल थे, जो आपके इसके पहले के जितने भी आपके काल थे उनमें आपकी श्रृंगार रस की प्रधानता सबसे ज़्यादा रही है। और यहाँ पर हम बोलेंगे रस, छंद, अलंकार, इनकी प्रधानता सबसे ज़्यादा रही थी। और आप अच्छे से जानते हो गद्य की अपेक्षा यदि हम पद्य की बात करें तो पद्य क्या है, उसमें आपके रस, छंद, अलंकार ये सभी क्या होते हैं, आते हैं। ठीक अब यहाँ पर तो देखिए पद्य से संबंधित आपसे एक जो कोटेशन है वो काफ़ी पूछी जाती है, आप याद रखिए, उसे काफ़ी बार पूछी भी गई है। आपसे बोला जाता है कि पद्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है। ये किसने कहा था? तो आप हमेशा ही बताओगे कि जयशंकर प्रसाद ने कहा था कि पद्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है। ठीक इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। तो ब्रजभाषा की अपेक्षा खड़ी बोली को उपयुक्त माना गया। और खड़ी बोली का मतलब क्या है यहाँ पर आपका, गद्य। ठीक क्या है, गद्य। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे भारतेंदु युग के बारे में। ठीक तो यहाँ तक आपको अच्छे समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका नेक्स्ट पॉइंट है हमारा भारतेंदु युग। तो भारतेंदु युग के बारे में समझना है हमें। सबसे पहला पॉइंट है भारतेंदु युग का नामकरण जो था भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर हुआ था। ये आपसे पूछा जाएगा और आपको आंसर करना है। ठीक इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, भारतेंदु हरिश्चंद्र को नवजागरण का अग्रदूत कहा जाता है। ठीक अगर आपसे बोला जाए कि नवजागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है, तब आप क्या बताओगे, भारतेंदु हरिश्चंद्र को। और ये प्रश्न आपका पूछा भी जा चुका है। ठीक इस युग में भारतेंदु को केंद्र मानकर अनेक कृति साहित्यकारों का एक उज्ज्वल मंडल प्रस्तुत हुआ, जिसे भारतेंदु मंडल के नाम से जाना गया। ठीक इसका नेक्स्ट पॉइंट है आधुनिक हिंदी काव्य के प्रथम चरण को, याद रखिए आधुनिक हिंदी काव्य के प्रथम चरण को भारतेंदु युग की संज्ञा दी गई थी। ठीक याद रखिए। ठीक इसका नेक्स्ट पॉइंट है हमारा भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी साहित्य के आधुनिक युग का प्रतिनिधि माना जाता है। उन्होंने कवि बचन सुधा, इसे याद रखिएगा इन तीनों पॉइंटों को, कवि बचन सुधा ये पहला पॉइंट, दूसरा हरिश्चंद्र मैगजीन, ठीक तीसरा पॉइंट हरिश्चंद्र पत्रिका, ये तीनों निकाली थी। आपसे पूछा जाता है कि कवि बचन सुधा किसने निकाला, ये हरिश्चंद्र पत्रिका या हरिश्चंद्र मैगजीन ये किसने निकाली थी, किसने छपवाई थी, तो आप हमेशा ही बताओगे भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। ठीक तो यहाँ तक आपको अच्छे समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका नेक्स्ट हमें समझना है नव जागरण काल के विषय में। ठीक तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट है हमारा
भारतेंदु काल को नव जागरण काल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, ये बात आपको याद रखनी है। यदि आपसे पूछा जाए कि भारतेंदु काल का अन्य नाम क्या है, तब आप बताओगे नवजागरण काल। या फिर आपसे पूछा जाए कि नवजागरण काल का अन्य नाम क्या है, तो आप बताओगे भारतेंदु काल। ठीक, इसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट है, प्रारंभ के 25 वर्ष 1843 से 1869 तक नवजागरण का प्रभाव बहुत कम देखने को मिला था। ठीक, ये 25 वर्ष जो थे, इन 25 वर्षों में नवजागरण काल जो था इसका प्रभाव बहुत ही कम देखने को मिला था। लेकिन 1868 के बाद नवजागरण के लक्षण अधिक स्पष्ट रूप से देखने को मिले थे। ऐसा क्यों हुआ था, तो इसे समझते हैं। इस परिवर्तन का श्रेय भारतेंदु हरिश्चंद्र, किसे? भारतेंदु हरिश्चंद्र को जाता है। इसी कारण इस काल को भारतेंदु युग भी कहा जाता है। इस काल को भारतेंदु युग क्यों कहा जाता है, तो इसका कारण भारतेंदु हरिश्चंद्र ही थे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, भारतेंदु के पहले ब्रज भाषा में भक्ति और श्रृंगारपरक रचनाएं होती थी। ये बात आपको अच्छे से पता ही है। तो जो तीनों आपके जो भेद हैं उनमें क्या होता था, भक्ति और श्रृंगारपरक रचनाएं ही होती थी और लक्षण ग्रंथ भी देखने को मिलते थे। लेकिन भारतेंदु के समय में काव्य के विषय चयन में व्यापकता और विविधता आ गई। व्यापकता और विविधता किसके समय में आई? भारतेंदु के समय में। ठीक, कवियों के मन में राष्ट्र प्रेम, भाषा प्रेम, स्वदेशी वस्तुओं आदि के लिए प्रेम जागृत हुआ। इसका नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आगे देखते हैं, कवियों का ध्यान सामाजिक समस्याओं और उनके समाधान की ओर भी गया। इस प्रकार उन्होंने सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में गतिशील नवजागरण को अपनी रचनाओं के द्वारा प्रोत्साहित किया। ठीक, तो ये चीज़ आपको अच्छे समझ आ गई होगी। इसके बाद हमें समझना है भारतेंदु युग के जो प्रमुख रचनाकार हैं, पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा रचनाकार है जो कि भारतेंदु युग का है। तो आपको बताना है भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी। और यहाँ पर आप एक बात और याद रखिए कि प्रेम घन के नाम से इन्हें जाना जाता है। और आपसे ये भी पूछा जाता है कि प्रेम घन का अन्य नाम क्या है, या आपसे ये भी पूछा जाएगा कि प्रेम घन का पूरा नाम क्या है। ठीक, तो आप इस बात को याद रखिए। ठीक, इसके बाद बालकृष्ण भट्ट, इसके बाद अंबिका दत्त व्यास, राधाचरण गोस्वामी, ठाकुर जगमोहन सिंह, लाला श्रीनिवास दास, सुधाकर द्विवेदी और राधा कृष्ण दास। ठीक, तो ये क्या थे? भारतेंदु युग के प्रमुख रचनाकार थे। इसके बाद अब हमें समझना है द्विवेदी युग के समय में। तो द्विवेदी युग का जो समय था इसके बारे में समझते हैं। तो द्विवेदी युग का जो समय काल है वह माना जाता है सन 1900 से 1920 तक माना जाता है। ठीक, इसके बाद आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ही इस काल का नाम द्विवेदी युग पड़ा था। ये बात आपको याद रखनी है। आपसे पूछा जाता है डायरेक्टली कि द्विवेदी युग जो है वो किस कवि के नाम पर नाम पड़ा था, तब आप बताओगे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल के नाम से भी जाना जाता है। यदि आपसे पूछा जाए कि जागरण सुधार काल के नाम से किसे जाना जाता है, तब आप बताओगे द्विवेदी युग। ठीक, कविता की दृष्टि से द्विवेदी युग इतिवृत्तात्मक युग, क्या? इतिवृत्तात्मक युग माना जाता है। ठीक, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा।
इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, द्विवेदी युग में आदर्शवाद का बोलबाला था। ठीक, इसके बाद हमें पढ़ना है द्विवेदी युग की कविताओं के मुख्य विषय क्या थे, वो हमें देखना है। सबसे पहला देशभक्ति, दूसरा भारत का उज्जवल अतीत। ठीक, इसके बाद समाज सुधार, इसके बाद स्वभाषा प्रेम। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है, इस युग की विशेषता थी काव्य का विकास करना। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है, द्विवेदी युग के कवि कौन कौन थे वो देख लेते हैं। मैथिली शरण गुप्त, राम नरेश त्रिपाठी, श्रीधर पाठक, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद। यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट बात एक और याद रखनी है, आपसे काफ़ी बार पूछा गया है कि हरिओद का पूरा नाम क्या है। हरिओद का पूरा नाम जो है वो क्या है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका के संपादन का भार संभाला। आपसे काफ़ी तरह से ये प्रश्न पूछा जाता है, आपसे ये भी पूछा जाता है कि सरस्वती पत्रिका किसने निकाली, तब आप बताओगे महावीर प्रसाद। आपसे पूछा जाए कि सरस्वती पत्रिका महावीर स्वामी ने कब निकाली, तब आप बताओगे 1903। तो दोनों ही प्रकार से ये प्रश्न पूछा जाता है और काफ़ी बार पूछा गया है, तो आप इसे याद रखिएगा। तो आगे बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका के संपादन का भार संभाला। उन्होंने खड़ी बोली गद्य के स्वरूप को स्थिर किया और पत्रिका के माध्यम से रचनाकारों के एक बड़े समूह को खड़ी बोली में लिखने के लिए प्रेरित किया। अब जो रचनाकार थे वो किस में लिखते थे, खड़ी बोली में लिखते थे, यानी कि अब यहाँ पर गद्य का समुचित रूप से विकास होने लगा था। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, इस काल में निबंध, उपन्यास, कहानी, नाटक एवं समालोचनों का अच्छा विकास हुआ था। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है, हिंदी कहानी का वास्तविक विकास द्विवेदी युग से ही शुरू हुआ था। ठीक, हिंदी कहानियों का जो वास्तविक विकास जो था वो आपका द्विवेदी युग से ही आरंभ हुआ था। इसका नेक्स्ट पॉइंट है, किशोरीलाल गोस्वामी की, ये आप याद रखिए, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, किशोरीलाल गोस्वामी की इंदुमती जो कहानी है उसे कुछ विद्वानों का कहना है कि ये हिंदी की पहली कहानी है, हिंदी की पहली कहानी है। ठीक, तो कुछ कहानियां हैं और उनके लेखक हैं, उनके बारे में समझते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इस काल की प्रमुख कहानियाँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो याद रखेंगे। बंग महिला, उन्होंने दी थी दुलाई बाली। ठीक, इसके बाद रामचंद्र शुक्ल की जो कहानी है वो है 11 वर्ष का समय। जयशंकर प्रसाद की है ग्राम, और चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है उसने कहा था। ठीक, चंद्रधर, देखिए शर्मा होगा, ठीक, चंद्रधर शर्मा। ठीक, ये जो कहानियाँ हैं सिर्फ ये नहीं है, मतलब कि आप ऐसा ना समझिए कि यानी कि जैसे कि रामचंद्र शुक्ल की यहाँ पर लिखी हुई है 11 वर्ष का समय, तो इनकी कोई एक ही कहानी है, ऐसा नहीं है। ये जो कहानियाँ हैं इनकी, ये इस समय के लिए हैं। ठीक, और जो आपके अन्य समय जो थे उनमें इन्होंने अन्य कहानियाँ लिखी थी। ठीक, अब इसके बाद द्विवेदी युग के प्रमुख कवि, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। यहाँ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एक बात बताने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम में काफ़ी बार प्रश्न पूछे जाते हैं, उन्हें आप हमेशा याद रखिए। आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है कि हरिओद का पूरा नाम क्या है, तो आप बताओगे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। ठीक, इसके बाद पूछा जाता है रत्नाकर का पूरा नाम क्या है, तो आप बताओगे जगन्नाथ दास रत्नाकर। ठीक, इसके बाद आपसे पूछा जाता है स्नेही का पूरा नाम क्या है, तो आप बताओगे ज्ञास प्रसाद शुक्ल स्नेही। ठीक, इसके बाद रामचरित उपाध्याय, श्रीधर पाठक,
राम नरेश त्रिपाठी, मैथिली शरण गुप्त, लोचन प्रसाद पांडे, सियाराम शरण गुप्त। ठीक, इसके बाद हमें जो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ना है वो है हमारा छायावादी युग। ठीक, तो इसे देखते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा छायावादी युग। तो इसके बारे में समझते हैं। छायावाद शब्द का अर्थ अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग बताया था। जैसे मुकुटधर पांडे ने बताया था रहस्यवाद। इसके बाद सुशील कुमार ने बताया था अस्पष्टता। इसके बाद महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने बताया था अन्योक्ति पद्धति। ठीक, इसके बाद रामचंद्र शुक्ल ने बताया था शैली वैचित्र्य। इसके बाद नंद दुलारे वाजपेयी ने बताया था आध्यात्मिक छाया का भान। इसके बाद डॉक्टर नरेंद्र ने बताया था स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। ठीक, अब यहाँ पर ये पॉइंट देख लीजिए। द्विवेदी युग में, जो इससे पहले जो द्विवेदी युग था, तो द्विवेदी युग में जो भी आपकी क्रियाएं हुई थी, जो भी आपकी रचनाएं वगैरह जो कुछ भी हुआ था, देखिए रचनाएं जो होती हैं वो किसी न किसी विषय पर लिखी जाती हैं, किसी न किसी बात पर लिखी जाती हैं। तो रचनाएं जो की गई थी, जो किसी विषय पर लिखी गई थी या किसी भी विषय पर की गई थी, तो उन विषयों पर जो कुछ भी क्रियाएं हुई थी, उन्हीं क्रियाओं की प्रतिक्रिया के रूप में, यहाँ पर उन्हीं क्रियाओं की प्रतिक्रिया के रूप में छायावादी युग का जन्म हुआ था। ठीक, तो तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभ। सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि छायावादी युग जो है इससे कितने स्तंभ हैं, तो आप बोलोगे 4। और उनमें से पूछा जाए, देखिए ऑप्शन में डायरेक्टली पूछा जाता है कि इनमें से छायावादी युग का कौन सा स्तंभ है, या फिर आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा कि छायावादी युग का कौन सा इनमें से कवि है। तो इसमें से 4 कवि हैं आपके। सबसे पहला जयशंकर प्रसाद, दूसरा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तीसरा महादेवी वर्मा, और चौथा सुमित्रा नंदन पंत। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट हमें पॉइंट पढ़ना है छायावादोत्तर युग का शुक्लोत्तर युग काव्य खंड। ठीक, तो सन 1936 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक के काल को छायावादोत्तर युग या शुक्लोत्तर युग कहा जाता है। ठीक, इस युग में हिंदी काव्य धारा बहुमुखी हो गई थी। बहुमुखी का मतलब होता है कि जो काव्य धारा है वह सिर्फ एक ही तत्व पर काम करे ऐसा नहीं होगा, वह अलग अलग तत्वों पर काम करेगी, इसीलिए उसे कहेंगे बहुमुखी। ठीक, इसके बाद पुरानी काव्य धारा, इसे हमें पढ़ना है। ठीक, तो इसे 2 भागों में बांटा जाता है। सबसे पहला राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा, इसके जो प्रमुख कवि हैं वो पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। सियाराम शरण गुप्त, इसके बाद माखनलाल चतुर्वेदी, इसके बाद दिनकर, इसके बाद देखिए आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है कि नवीन का दूसरा नाम क्या है, या अन्य नाम क्या है, या पूरा नाम क्या है, तब आप बताओगे बालकृष्ण शर्मा नवीन। वैसे अधिकतर को ये याद ही होगा। ठीक, सोहन लाल द्विवेदी, श्याम नारायण पांडे। ठीक, तो नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है दूसरा भेद उत्तर छायावादी काव्य धारा। इसमें आते हैं आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक, इसके बाद महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, जानकी वल्लभ शास्त्री। ठीक, इसके बाद है आपका नवीन काव्य धारा। नवीन काव्य धारा में इसे 4 भागों में बांटा जाता है। इसे 4 भागों में बांटा जाता है। सबसे पहला वैयक्तिक गीति कविता धारा, जिसे हम कहते हैं प्रेम और मस्ती की काव्य धारा। ठीक, ये दोनों ही नाम इसी के हैं। ठीक,
इसमें सबसे पहले नरेंद्र शर्मा, रामेश्वर शुक्ल, बच्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है हिंदी में, बच्चन काफ़ी रचनाएं पूछी जाती है इनकी, भगवती वर्मा। इसके बाद आरसी प्रसाद सिंह। ठीक, इसके बाद दूसरा भेद प्रगतिवाद काव्यधारा। इसमें आते हैं केदारनाथ अग्रवाल, रामविलास शर्मा, नागार्जुन, रंगे राघव, शिव मंगल सिंह सुमन। ठीक, याद रखना है सुमन किसका नाम है, इसमें काफ़ी लोग कंफ्यूज रहते हैं। यहाँ शिव मंगल सिंह ये पुरुष का नाम लगता है, सुमन ये स्त्री का लगता है, तो काफ़ी लोग कंफ्यूज रहते हैं। सुमन पूछा जाएगा, शिव मंगल सिंह बोलोगे आप, पूरा नाम क्या है, शिव मंगल सिंह सुमन। ठीक, इसके बाद त्रिलोचन। इसका नेक्स्ट है आपका प्रयोगवादी काव्यधारा। ठीक, इसमें सबसे पहले हैं आपके अज्ञे। देखिए अज्ञे का पूरा नाम काफ़ी बार पूछा गया है, तो इसे आप याद रखिए। इसका पूरा नाम होता है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। ठीक, याद रखिएगा। इसके बाद है आपका गिरिजा कुमार माथुर। इसके बाद मुक्तिबोध, भवानी प्रसाद मिश्र, शमशेर बहादुर। ठीक, तो नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, चौथा पॉइंट, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद चौथा भाग है नई कविता काव्यधारा। इसमें आते हैं आपके सिंह और धर्मवीर भारती। ठीक, इसके बाद हमें पढ़ना है प्रगतिवाद के बारे में। तो प्रगतिवाद शब्द प्रगति शब्द से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है आगे बढ़ना या उन्नति। ठीक, इसके बाद प्रगतिवाद एक सामाजिक एवं राजनीतिक शब्द है। याद रखिए, डायरेक्ट पूछा जाएगा कैसा शब्द है। ठीक, इस प्रकार से प्रगतिवाद शब्द का अर्थ है समाज और साहित्य की उन्नति पर निरंतर जोर देते रहना। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है प्रगतिवाद छायावादोत्तर युग के नवीन काव्यधारा का एक भाग है। जो आपका देखिए प्रगतिवाद जो है वो छायावादोत्तर युग जो था, वो जो चल रहा था, उसमें जो कुछ भी हो रहा था उसी में नवीनीकरण किया गया था, उसी का रूप होता है आपका प्रगतिवाद। ठीक, प्रगतिवाद उन विचारधाराओं एवं आंदोलनों के संदर्भ में प्रयुक्त किया जाता है जो आर्थिक एवं सामाजिक नीतियों में परिवर्तन या सुधार के पक्षधर होते हैं। ठीक, तो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अमेरिका में प्रगतिवाद 20वीं सदी के आरंभ में अपने शीर्ष पर था। जब गृह युद्ध समाप्त हुआ तो औद्योगिकरण बहुत तेजी से आगे बढ़ा। ठीक, इस पर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रगतिवाद संगठित रूप से हिंदी में प्रगतिशील लेखक संघ द्वारा 1936 ईस्वी से लखनऊ में आयोजित उस अधिवेशन से हुआ जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, प्रेमचंद ने की थी। ठीक, किसने की थी, प्रेमचंद ने की थी, जिसमें उन्होंने कहा साहित्य का उद्देश्य दबे कुचले हुए वर्ग की मुक्ति का होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है 1935 ईस्वी में ई.एम. फोस्टर ने प्रोग्रेसिव राइटर्स सोसाइटी, याद रखिए नाम, नामक एक संस्था की नींव पेरिस में रखी थी। ओके, कहाँ पर, पेरिस में। इसी को देखकर सज्जाद जहीर और
मूलक राज आनंद ने भारत में 1936 ईस्वी में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की थी। ठीक, अब इसके बाद हमें समझना है प्रयोगवाद को। ठीक, तो तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट हमें देखना है प्रयोगवाद। प्रयोगवाद का आरंभ 1943 ईस्वी से हुआ था। ठीक, काव्य में अनेक प्रकार के नए नए कलात्मक प्रयोग किए गए, इस कारण इसे प्रयोगवादी कविता भी कहा गया। ठीक, प्रयोगवादी काव्य में शैलीगत तथा व्यंजनागत नवीन प्रयोगों की प्रधानता होती है। ठीक, इसके बाद छायावादी कविता में वैयक्तिकता तो थी, किंतु उस वैयक्तिकता में उदात्त भावना थी। इसके विपरीत प्रयोगवाद में यथार्थ का चित्रण तो था, किंतु उसका प्रतिपाद विषय पूर्णतः सामाजिक समस्याओं पर आधारित था। ठीक, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक, और उसमें राजनीति भी शामिल थी। ठीक, तो इस पर नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, कुछ लोगों का मानना है कि 1939 में नरोत्तम नागर के संपादकत्व में निकलने वाली पत्रिका उच्छृंखल में भी इसी प्रकार की कविताएं छपने लगी थी, जो कि इस समय छप रही हैं। ठीक, जिनमें अस्वीकार, आत्यंतिक विच्छेद और व्यापक मूर्ति भजन का स्वर मुखर था। तो कुछ लोगों का मानना ये भी है कि निराला की नए पत्ते, बोल और कुकुरमुत्ता, ये आपकी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कुकुरमुत्ता काफ़ी पूछी जाती है। ठीक, याद रखिए। तो कुकुरमुत्ता में भी नवीन काव्य धारा के लक्षण देखते हैं। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, 1943 में अज्ञेय के संपादन में तार सप्तक के प्रकाशन से प्रयोगवादी कविता का आकार स्पष्ट होने लगा और दूसरे तार सप्तक के प्रकाशन वर्ष 1951 तक यह स्पष्ट हो गया। ठीक, इसके बाद हमें नेक्स्ट पढ़ना है नई कविता। ठीक, तो तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट हमें देखना है नई कविता। ठीक, तो सबसे पहला पॉइंट है, प्रयोगवाद में हुए 1951 ईस्वी में दूसरे सप्तक के प्रकाशन से 1951 ईस्वी से नई कविता का प्रारंभ माना जाता है। ठीक, सन आपको अच्छे से याद रखनी है। ठीक, कारण क्या है? क्योंकि दूसरे सप्तक के कवियों ने अपने वक्तव्यों में अपनी कविता को नई कविता की संज्ञा दी है। ठीक, आपको हमेशा ही याद रखना है कि नई कविता में दूसरा सप्तक और तीसरा सप्तक, इन दोनों के कवियों को शामिल किया जाता है, प्रथम सप्तक के कवियों को शामिल नहीं किया जाता है। ठीक, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, नई कविता हिंदी साहित्य की उन कविताओं को कहा जाता है जिनमें परंपरागत कविता से आगे नई भावबोधों की अभिव्यक्ति के साथ ही नए मूल्यों और नए शिल्प विधान का अन्वेषण किया गया। ठीक, इसका नेक्स्ट पॉइंट है आपका, 1954 ईस्वी में डॉक्टर जगदीश गुप्ता और डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी के संपादन में नई कविता काव्य संकलन का प्रकाशन हुआ था। ठीक, याद रखना है आपको, इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये दोनों।
इसके बाद इसी को आधुनिक काल के इस नए रूप का आरंभ माना जाता है। ठीक, इसके बाद आगे देखते हैं। ठीक, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट देखना है। इसके पश्चात इसी नाम के पत्र पत्रिकाओं तथा संकलनों के माध्यम से यह काव्य धारा निरंतर आगे बढ़ती चली आ रही है। यानी कि ये वर्तमान समय तक की बात की जा रही है, अब तक की, यानी कि चली आ रही है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है, जिस तरह प्रयोगवादी काव्य आंदोलन के शुरू करने का श्रेय किसको जाता है? अज्ञेय को जाता है। ठीक, अज्ञेय की पत्रिका प्रतीक को प्राप्त है। उसी तरह नई कविता आंदोलन के शुरू करने का श्रेय किसको जाएगा? जगदीश प्रसाद गुप्ता के संपादकत्व में निकलने वाली पत्रिका कौन सी है? नई कविता। ठीक, को जाता है, क्योंकि उन्होंने स्वयं तो प्रफुल्ल साहित्य सृजन किया ही और साथ ही साथ औरों को भी प्रेरित किया ऐसा करने के लिए। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, आमतौर पर दूसरे और तीसरे सप्तक के कवियों को नई कविता में शामिल किया जाता है। जैसे कि दूसरे सप्तक के कवि हैं आपके रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती, नरेश मेहता, शमशेर बहादुर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंतला माथुर और हरि नारायण व्यास। ठीक, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसका नेक्स्ट है हमारा तीसरे सप्तक के कवि। तो तीसरे सप्तक के कवि थे आपके कीर्ति चौधरी, प्रयाग नारायण त्रिपाठी, केदारनाथ सिंह, कुंवर नारायण, विजयदेव नारायण शाही, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और मदन वात्स्यायन। ठीक, तो आशा करते हैं कि ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। यदि किसी प्रकार का यदि डाउट है या कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, जो भी आपका डाउट होगा वो दूर किया जाएगा। इसके बाद जो हमें पढ़ना है वो है हिंदी साहित्य से संबंधित जो आपके प्रश्न हैं वो हमें सॉल्व करने हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।